मेरी पत्नी डॉक्टर थी और रोजाना रात को उसकी ड्यूटी होती थी। अचानक मेरी पत्नी के पास बहुत पैसा आ गया। पत्नी का राज जानने के लिए मैं एक दिन उसके हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और जब पत्नी के केबिन में गया तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरी पत्नी 4 डॉक्टरों के साथ। रात के इस पहर मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी वो पत्नी जिस पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा था, जिसकी मोहब्बत पर मैं आंखें बंद करके यकीन करता था, उसने ही मेरे एतबार पर ऐसा वार किया था कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरी पत्नी मरीजों के इलाज के नाम पर अपनी रातें हॉस्पिटल में गुजारा करती थी, मगर मुझे ये कभी खबर ही ना हो पाई कि वो रातों को करती क्या है। मैं तो समझता था कि वो अपने काम के प्रति जागरूक है, लेकिन हद से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार इंसान को बर्बाद करके रख देता है, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैंने आंखें बंद करके उस पर विश्वास किया था। मुझे उस पर नाज था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। मेरी वही पत्नी ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। 4 मर्दों के साथ रात के इस पहर वो जो कुछ कर रही थी, वो शायद किसी आम औरत के लिए मुमकिन ही नहीं था। यकीनन मेरी पत्नी बड़ी बेशरम थी, जो तन्हा आधी रात को हॉस्पिटल के बंद कमरे में वो जो भी कर रही थी, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा भी कर सकती है। ये सब देखकर मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मैं लड़खड़ाते कदमों से हॉस्पिटल के बाहर निकल आया था। मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने कदमों से जाकर अपने बेजमीर पत्नी को बताता कि मैंने अपनी आंखों से उसका घिनौना रूप देख लिया है। रातों को हॉस्पिटल के एक फ़ोन कॉल पर तुरंत दौड़ना और मरीजों के नाम पर बेचैन हो जाना, मेरे लाख मना करने पर भी एक भी छुट्टी न करना और चंद महीनों में ही करोड़ों रुपए कमा लेना। एक एक करके मुझे हर बात का हर एक पन्ना पलटने लगा। मेरा नाम सुमित है। मेरी और रिया की शादी को 4 साल होने वाले थे। इन 4 सालों में हमारी कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन इस बात का मुझे कोई दुख नहीं था। मेरा मानना था कि ये सब ऊपर वाले की देन है। जब लिखा होगा तो औलाद हो जाएगी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी, मुझे उस पर फक्र था। दिन हो या रात, रिया अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटती थी। वो एक छोटे से हॉस्पिटल में काम करती थी। जब भी उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता, वो सब कुछ छोड़ छाड़ अपने फ़र्ज निभाने हॉस्पिटल पहुंच जाती। मैं और रिया अलग घर में रहते थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी। फैमिली से अलग रहने का फैसला मुझे रिया की वजह से ही करना पड़ा, क्योंकि शादी के बाद उसकी डॉक्टरी का आखिरी साल था और उसे रोज़ाना मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता, जिस वजह से जॉइंट फैमिली में रहना मुमकिन नहीं था। रिया के प्रोफेशन को देखते हुए मैंने एक अलग घर का इंतजाम कर लिया, ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा कर सके। मैं खुद एक ट्यूशन टीचर था और अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलकर चलाता था। मेरा काम बहुत अच्छा चलता था और हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जब रिया ने हॉस्पिटल जाना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। हॉस्पिटल वाले रिया को बहुत अच्छा पैकेज दे रहे थे और ये सब कुछ उसकी मेहनत की वजह से था। वो अपने सारे शौक अपने ही पैसों से पूरा करती थी। मैं इतना कमा लेता था कि उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता था, पर वो अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहती थी। मैं उसका पति था, लेकिन फिर भी उसे मुझसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए था। उसकी ये खुददारी लोगों को पसंद आती थी। मेरे दोस्त भी रिया की तारीफ करते नहीं थकते थे। वो कहते कि यार, वाकई में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हम तो अपनी पत्नियों की फरमाइशों से तंग आ चुके हैं, लेकिन तुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और उनकी ये बात बिल्कुल सच थी। रिया ने आज तक मुझसे किसी भी चीज़ की कोई फरमाइश नहीं की थी। लेकिन कुछ दिन बाद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल कर रह गया और मुझे पता चला कि इंसान जैसा दिखता है, असल ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। मुझ पर भी एक ऐसी भयानक हकीकत उस वक्त खुली जब मेरी छोटी बहन की शादी तय हुई। मेरी छोटी बहन की शादी में जब 1 हफ्ते बाकी थे और धीरे धीरे जब सारे रस्मों रिवाजों को निभाया जा रहा था, तो मेरी इकलौती बहन की शादी में भी रिया अपने काम में इस कदर व्यस्त थी कि वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले रही थी। पिछले कई महीनों से उसकी नाइट ड्यूटी थी। कभी कभार इमरजेंसी होने पर वो दिन में भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा लिया करती थी। मेरी माँ को इस बात से शिकायत होने लगी कि वो घर की छोटी बहू है और मेरी बेटी के किसी फंक्शन या रस्म में शामिल नहीं हो पाती। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसका काम ऐसा ही है कि अगर वो हॉस्पिटल ना जाए तो हो सकता है
कोई मरीज अपनी जान गंवा बैठे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने गुस्से में कहा, तेरी पत्नी हॉस्पिटल की कोई इकलौती डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर होंगे। उसे चाहिए कि वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपनी ननंद की शादी की हर फंक्शन में रहे और बहू होने का फर्ज निभाए। सारे रिश्तेदार बातें बनाते हैं कि उनकी छोटी बहू को ससुराल से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब मैं माँ को आखिर क्या समझाऊं? मैं ना ही रिया से कुछ कह सकता था और ना ही माँ से, क्योंकि रिया से मैंने पसंद की शादी की थी और शादी से पहले ही रिया ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। और मैंने भी जज्बात में आकर उसकी ये शर्त मान ली थी, लेकिन उसकी यही शर्त मेरे लिए निभाना अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि माँ का दबाव बहुत बढ़ गया था। माँ चाहती थी कि रिया मेरी छोटी बहन रोशनी की शादी में शामिल होकर हर फर्ज निभाए। अगर देखा जाए तो माँ की बातें भी सच थी, क्योंकि रिया की गैर मौजूदगी ने लोगों के ताने सुनने पर मजबूर कर दिए थे। सबको यही लग रहा था कि शायद रिया और मेरी माँ की आपस में बनती नहीं है, इसीलिए वो शादी के किसी फंक्शन में शामिल नहीं हुई है। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। एक दिन रिया हॉस्पिटल से आई तो मैंने उसे प्यार से समझाया कि वो हॉस्पिटल से सिर्फ 2-3 दिन की छुट्टी ले ले, ताकि माँ की भी शिकायतें दूर हो जाएं। मेरी बात सुनते ही रिया को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपने हाथ का मोबाइल फर्श पर पटक दिया और कहने लगी, मैं एक डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल में मरीजों को मेरी ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि इन फालतू रस्मों के चक्कर में मैं मरीजों को छोड़ दूं। रिया का अंदाज इस कदर जज्बाती था कि मैं खामोश हो गया। वो एक गरीब परिवार से थी और उसके पिता बीमारी से पीड़ित थे और सही वक्त पर उनको इलाज न मिलने से वो इस दुनिया से चल बसे थे। शायद इसीलिए उसे मरीजों की भावनाओं की कदर थी। वो खुद कितनी ही बीमार क्यों न होती, लेकिन मैंने उसे कभी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा था। एक रात वो तेज बुखार से तप रही थी, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से फ़ोन आया वो तुरंत बिस्तर से उठी और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगी। उस रात मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मजबूरन मैं खुद उसे हॉस्पिटल के दरवाजे तक छोड़ कर आया। जब वो अपने तेज बुखार में हॉस्पिटल से गैर हाजिर नहीं हुई थी, तो अब मेरी बहन की शादी के लिए कैसे छुट्टी कर सकती थी? मैं दोनों के बीच फंस गया था। अगर माँ की तरफ देखता तो वो भी अपनी जगह सही थी, और पत्नी की तरफ देखता तो इनकी बात भी मुझे गलत नहीं लगती। थोड़ी देर में रिया फ्रेश होकर मेरे पास आकर बैठ गई। उसका सिर झुका हुआ था। वो मुझसे कहने लगी, देखो सुमित, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी समझनी होगी कि मेरा काम बहुत अहम है। मेरे लिए एक दिन की छुट्टी भी मुमकिन नहीं। मेरा हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ गिने चुने ही डॉक्टर हैं। किसी एक की गैर मौजूदगी मरीजों के लिए मुश्किल हो जाती है। हॉस्पिटल वाले मुझे इतना अच्छा पैकेज इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रही हूँ। मैंने एक नज़र रिया पर डाली। वो हमेशा की तरह खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। जब से वो डॉक्टर बनी थी उसके फैशन और अंदाज भी चेंज हो चुके थे। उसकी खूबसूरती से तो मैं पहले ही वाकिफ था, लेकिन जब मैं उसे इस पेशे के साथ देखता तो वो मेरे दिल में उतर जाती। मैंने रिया का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दी कि वो आराम से अपना काम कर सकती है। माँ और घर वालों को मैं संभाल लूँगा। मेरे इस बात पर रिया ने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर अपना सर टिका दिया और कहने लगी, एक दिन मैं ऐसे मुकाम पर पहुंच जाऊंगी कि दुनिया मुझे हसरत भरी निगाहों से देखेगी। मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं ऊंचाई के उस मुकाम पर पहुँच जाऊँ जहाँ मेरे आगे सबका कद बहुत छोटा पड़ जाए। रिया की बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। जब वो मरीजों के लिए काम करती थी तो इतना पैसा कमाने की ख्वाहिश क्यों कर रही थी? मैंने रिया से कहा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम गरीबों की मदद करो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, मुझे अपने दम पर कमाना है। मरीजों का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ और पैसा तो मुझे हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है। अच्छा बाबा, ठीक है, जो भी तुम चाहो वो करो, लेकिन रोशनी की बारात में ज़रूर शामिल हो जाना। बाकी के दिन मैं माँ को समझा लूँगा। रिया ने मुझसे वादा किया कि वो हर हाल में रोशनी के शादी वाले दिन अपनी छुट्टी कर लेगी। उसकी बातों से मैं खुश हो गया था, लेकिन रोशनी की शादी के दिन सब कुछ बदल गया। मेरी माँ का मूड बहुत ख़राब था। वो शादी से पहले ही मुझे बहुत बातें सुना रही थी। पहले ही मैंने पसंद की शादी कर ली थी। अब रिया का रवैया जलती आग में तेल का काम कर रहा था।
माँ हर बात पर मुझे सुनाती कि इससे अच्छा तो तू किसी घरेलू लड़की से शादी कर लेता, कम से कम वो तुझे वक्त तो देती। ये कौन सा उसका काम है कि वो ज़रूरी काम पर भी छुट्टी नहीं ले सकती और सारी सारी रात हॉस्पिटल में गुजारती है। अब तक तुम लोगों का कोई बच्चा भी नहीं हुआ। मैं खामोशी से माँ की बातें सुन रहा था। धीरे धीरे करके शादी का दिन आ गया। रिया शाम से ही घर पर थी और बारात आने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे पहले सज धज कर तैयार हुई। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो हमेशा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। हम दोनों तैयार होकर मैरिज हॉल को निकलने ही वाले थे कि रिया का फ़ोन ज़ोर शोर से बजने लगा। मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रिया ने दूसरी तरफ से बैठते हुए फ़ोन उठाया तो किसी इमरजेंसी पर हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। रिया कुछ देर तो ना आने की बात करती रही, लेकिन आगे से ना जाने ऐसा क्या कहा गया कि उसने कहा ठीक है। यही कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने सवालिया नज़रों से रिया की तरफ देखा तो वो कहने लगी कि मजबूरी है, बस कुछ देर के लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर मर गए हैं जो हर इमरजेंसी पर तुम्हें ही जाना पड़ता है? तुमने साफ साफ क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे घर में शादी है और तुम नहीं आ सकती? रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, आप जानते तो हैं कि मैंने आप ही के सामने कई बार इनकार किया, लेकिन क्या करूं, मेरा मरीज है, मुझे उसकी हिस्ट्री मालूम है, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगी। आप तब तक अपने घर वालों से कुछ भी बहाना कर दीजिएगा। ना चाहते हुए भी मैंने रिया की मिन्नतों पर उसे हॉस्पिटल के सामने उतार दिया और कहा कि वो जल्द से जल्द अपना काम निपटाकर शादी में आ जाएगी। मैं ये अच्छी तरीके से जानता था कि आज के दिन शादी में शामिल होना उसका बहुत ज़रूरी है, नहीं तो माँ मुझे बहुत सुनाएगी और मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। रिया ने कहा, हाँ, वो टाइम पर पहुँच जाएगी। रिया को हॉस्पिटल छोड़कर मैं मैरिज हॉल पहुँचा तो तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे। थोड़ी ही देर में बारात भी आ गई। माँ और बड़ी भाभी मुझसे कई बार रिया के बारे में पूछ चुके थे। मैंने ये कहकर उन्हें चुप करवा दिया कि पार्लर में उसे टाइम लगेगा। जैसे ही वो तैयार हो जाएगी एक फ़ोन करेगी, मैं उसे जाकर ले आऊँगा। माँ मेहमानों में व्यस्त हो गई तो मेरी जान में जान आई, नहीं तो उनके सवालों का जवाब दे देकर मैं थक चुका था। बारात आ चुकी थी। घर के सभी लोग बारात में मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो वो थी रिया। मेरी माँ ने कहर बरसाती नज़र मुझ पर डाली तो मुझे लगा कि मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊंगा। मेरी माँ जान गई थी कि मैंने उनसे झूठ बोला है और यही एक बात मेरा सर झुकाने के लिए काफ़ी था। मैंने कई बार रिया को फ़ोन मिलाया, लेकिन न जाने वो कहाँ बिजी थी कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जयमाल से लेकर शादी भी हो गई। सभी मेहमान खाना भी खा चुके थे। रोशनी के ससुराल वालों ने कई बार मुझसे रिया के बारे में पूछा, लेकिन मैं उन्हें क्या जवाब देता। सभी रिश्तेदार और अगल बगल के लोगों को यकीन हो गया था कि मेरी माँ के साथ उसकी बनती नहीं है, इसीलिए वो इस शादी में शामिल नहीं हुई। रोशनी की विदाई के वक्त उसकी सासू माँ कहने लगी कि आपकी छोटी बहू डॉक्टर है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी ननद की शादी में तो आ जाती। रोशनी की सास की बात सुनकर मेरी माँ का सर झुक गया। रोशनी की विदाई के बाद माँ ने मुझसे कहा कि तेरी पत्नी की वजह से आज मुझे लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। जितनी मुंह उतनी बातें। हर कोई यही सवाल कर रहा था कि ऐसी कौन सी डॉक्टर है कि उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती। मेरी बेटी का नया नया ससुराल है, वो लोग भी इस बात को लेकर उससे ना जाने कितने सवाल करेंगे। तेरी पत्नी एक शादी में शामिल न हो सकी, वो हमारे मरने पर भी नहीं आएगी। माँ का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था और सच तो यही था कि आज मुझे भी रिया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हो जाता अगर एक दिन वो हॉस्पिटल नहीं जाती और उसकी जगह उसके मरीज को कोई और डॉक्टर देख लेता। मेरी माँ की बातों और लोगों के सवालों ने मेरे अंदर आग लगा दिया था। रिया ने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। मैं शादी हॉल से निकलकर सीधा हॉस्पिटल पहुँच गया। आज तक मेरा हॉस्पिटल के अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैं अक्सर रिया को हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़कर चला जाता था, लेकिन आज जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गया तो ये देखकर हैरान रह गया। यहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे एडमिट थे। ये कोई बच्चों का हॉस्पिटल मालूम हो रहा था। इत्तेफाकन मेरी नज़र रिया पर पड़ गई, जो मुझसे काफ़ी फासले पर थी और एक कमरे के अंदर गई, इसलिए मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैं अभी भी बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे देखते ही सीधा उसके पीछे उसी कमरे के अंदर चला गया। लेकिन अंदर के मंजर ने तो मुझे दहला कर रख दिया।
कमरे के अंदर रिया अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ चार मर्द थे, और जो कुछ भी उनके बीच चल रहा था वो देखने और सुनने के बाद मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मेरी वो पत्नी जिसे मैं लोगों का मसीहा समझता था, वो हकीकत में अंदर से एक हैवान थी। मैं हॉस्पिटल से बाहर आकर फुटपाथ पर बैठ गया था। मैं रिया के साथ 4 साल से था। इतने सालों में उसका असल रूप मैं नहीं देख पाया था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी और साथ साथ खुद पर अफसोस भी हो रहा था कि मैं एक औरत का असल चेहरा नहीं पहचान पाया। मैंने रिया से बहुत प्यार किया था। उसकी खातिर मैंने अपनी माँ को भी नाराज किया था। आज भी मैं अपनी बहन की बारात में सारे वक्त झूठ बोलता रहा, और सच्चाई सामने आने पर भी मैंने रिया को ही बचाने की कोशिश की थी कि वो बहुत मजबूरी में हॉस्पिटल गई है। लेकिन सच्चाई जानने के बाद मुझे उससे नफरत हो रही थी कि मैं एक ऐसी औरत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था जो औरत कहलाने के लायक नहीं। मैं जान गया था कि भगवान ने हमारी झोली में औलाद का सुख क्यों नहीं डाला था। माँ बनना रिया जैसी औरतों के नसीब में नहीं होता, जो दूसरों की औलाद से खिलवाड़ करती हैं। इसीलिए शादी के 4 साल बाद भी हम दोनों बे औलाद थे। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने सीधे पुलिस को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी हकीकत बता दी। पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंच गए थे और उन 4 मर्दों के साथ रिया को भी गिरफ्तार कर लिया। मैं उन सबके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार था, क्योंकि मैंने सारी हकीकत अपनी आंखों से देखी थी। वो चारों मर्द मेरी पत्नी रिया के साथ मिलकर एक मासूम से बच्चे का गुर्दे निकालने की तैयारी कर रहे थे। उनके बीच होने वाली बातचीत से मुझे पता चल गया था कि वो लोग उस बच्चे के माँ बाप की मर्जी के बगैर गैर कानूनी तौर पर यह काम कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल में कम पैसों में इलाज किया जाता था और इसीलिए गरीब लोग अपने बच्चों को इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में लेकर आते थे, जहां पर हॉस्पिटल वाले मेरी पत्नी के साथ मिलकर इलाज के नाम पर इन मासूम बच्चों के गुर्दे निकाल कर बेच रहे थे। विदेशों में छोटे बच्चों के गुर्दे की बहुत मांग है और बहुत पैसों में ये गुर्दे खरीदे जाते हैं। मेरी पत्नी रिया गुर्दे की बीमारी की डॉक्टर थी, लेकिन मेरी पत्नी अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल कर रही थी। वो मासूम बच्चों के गुर्दे निकाल कर उन्हें ज़्यादा पैसों में बेचने का घिनौना काम कर रही थी। अगर वो चाहती तो अपनी पढ़ाई का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी और बहुत से मासूम लोगों की जान बचा सकती थी। लेकिन मेरी पत्नी ने पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। पुलिस वालों ने सारी जांच पड़ताल करके बताया कि ये लोग पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं। अस्पताल वाले इस काले धंधे में बराबर के शरीक हैं। ये सारे पढ़े लिखे लोग थे जो पढ़ाई करके डॉक्टर तो बन गए, लेकिन अपने अंदर की इंसानियत को भूल गए थे। लेडीज कांस्टेबल रिया को अपनी गिरफ्त में लेकर पुलिस वैन तक ले जाने लगी तो मैंने उसे कुछ देर के लिए रुकने को कहा। मैंने रिया की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी कमी थी कि जिस वजह से तुमने ये गलत काम किया। उसके पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो बिना कुछ कहे चली गई। पैसों की भूख ने उसे गलत रास्ता अपनाने को मजबूर कर दिया था। मुझे तो उसके बारे में सोचकर भी घिन आती थी कि वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इतना गलत काम कर रही थी। कभी कभी इंसान पैसों की लालच में आकर खुद अपनी बर्बादी की वजह बन जाता है। माना कि पैसों से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन पैसा हमारा धर्म और ज़मीर नहीं बन सकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।